उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव। दोपहर का समय था। सड़क पर सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक एक घर के अंदर से चीखने की आवाज आई। एक आदमी अपनी पत्नी को बेरहमी से मार रहा था, लाठी से, घूंसे से और गालियों से। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि ये वहां रोज की बात थी। महिलाओं की चीखें, घरेलू हिंसा और डर, सब कुछ इस समाज का हिस्सा बन चुका था। तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। कुछ महिलाएं तेजी से गांव की तरफ आ रही थीं। सबने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी और हाथों में लाठियां थीं। उनकी आंखों में डर नहीं था, गुस्सा था। कुछ ही मिनटों में वे उस घर के सामने पहुंच गईं। दरवाजा खुला और पहली बार उस आदमी ने डर महसूस किया, क्योंकि सामने खड़ी थीं गुलाबी गैंग की महिलाएं और उनके साथ खड़ी थी एक महिला जिसका नाम सुनकर ही अत्याचारी कांप जाते थे, संपतपाल देवी। ये सिर्फ एक गैंग नहीं थी, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत में महिलाओं के डर को ताकत में बदल दिया। बुंदेलखंड भारत का वो इलाका जहां गरीबी और अत्याचार एक साथ चलते हैं। सूखा, बेरोजगारी, कमजोर कानून व्यवस्था और महिलाओं की बदतर हालत। यहां एक लड़की का जन्म होना ही दुख माना जाता था। बचपन में शादी, शादी के बाद घरेलू हिंसा और पूरी जिंदगी चुप रहना, यही उनकी किस्मत समझ ली गई थी। अगर कोई महिला आवाज उठाती तो समाज उसे ही गलत ठहरा देता, और अगर वो पुलिस के पास जाती तो अक्सर उसे भगा दिया जाता, क्योंकि वहां गरीब महिलाओं की सुनवाई नहीं होती थी। हर दिन किसी न किसी गांव से मारपीट, दहेज और अत्याचार की खबर आती थी, लेकिन कोई कुछ नहीं करता था। समाज चुप था, कानून कमजोर था और महिलाएं अकेली थीं। इसी अंधेरे में एक लड़की पैदा हुई, जिसे नहीं पता था कि एक दिन वो हजारों महिलाओं की आवाज बनने वाली है। 1960 के दशक में बुंदेलखंड के एक गरीब परिवार में जन्म हुआ संपतपाल देवी का। घर में गरीबी थी, खाने के लिए भी मुश्किल से रोटी मिलती थी। लेकिन संपतपाल बचपन से अलग थीं। उन्हें पढ़ना था, कुछ बनना था, लेकिन उस समय गांव में लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं माना जाता था। फिर भी उन्होंने जिद करके स्कूल जाना शुरू किया। कई बार उन्हें रोका गया, डांटा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई और यहीं से उनकी जिंदगी का असली संघर्ष शुरू हुआ। कम उम्र में शादी, नई जिम्मेदारियां और समाज के नियम। लेकिन संपतपाल के अंदर एक आग थी। वो हर गलत चीज के खिलाफ खड़ी हो जाती थीं। एक दिन उन्होंने देखा कि एक ऊंची जाति का आदमी एक दलित लड़के को बेरहमी से पीट रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्कूल जाने की हिम्मत की थी। लोग खड़े देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। तभी संपतपाल आगे बढ़ीं और पहली बार उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने उस आदमी को रोक दिया और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन। उस दिन के बाद संपतपाल ने तय कर लिया कि वो चुप नहीं रहेंगी। जहां भी अत्याचार होगा, वो आवाज उठाएंगी। धीरे धीरे गांव की महिलाएं उनके पास आने लगीं। कोई घरेलू हिंसा से परेशान थी, कोई दहेज से, कोई गरीबी और शोषण से। संपतपाल उनकी बातें सुनती और उनके साथ खड़ी हो जाती। लेकिन समाज को ये पसंद नहीं आया। लोग उन्हें बागी कहने लगे। कुछ ने उन्हें धमकाया, कुछ ने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन संपतपाल नहीं रुकीं। उन्होंने समझ लिया था कि अगर डर गईं तो हजारों महिलाओं की उम्मीद टूट जाएगी। और यहीं से जन्म लेने वाला था एक ऐसा संगठन जो पूरे भारत में मशहूर होने वाला था। एक ऐसा नाम जिससे अपराधी डरने वाले थे, गुलाबी गैंग। बुंदेलखंड की धूल भरी गलियों में अब एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। संपतपाल देवी समझ चुकी थीं कि अकेले लड़कर समाज नहीं बदला जा सकता। जरूरत थी एक ऐसी ताकत की जो हर गांव, हर गली और हर घर तक पहुंच सके। उन्होंने गांव की महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। छोटे छोटे समूह बनाकर बैठकों का आयोजन किया जाने लगा। संपतपाल महिलाओं से सिर्फ एक बात कहती थीं, अगर हम सब एक साथ खड़ी हो जाएं तो कोई हमें दबा नहीं सकता। शुरुआत में महिलाएं डरती थीं,
क्योंकि समाज और परिवार दोनों का दबाव था। लेकिन धीरे धीरे कुछ महिलाएं आगे आने लगीं। पहले 5, फिर 10, फिर 20 और देखते ही देखते एक मजबूत समूह तैयार हो गया। यहीं से जन्म हुआ गुलाबी गैंग का। अब सवाल था पहचान का। कैसे लोग इस समूह को पहचानेंगे? तभी संपत पाल ने एक फैसला लिया। सभी महिलाएं गुलाबी साड़ी पहनेंगी। गुलाबी रंग जो प्यार और ताकत दोनों का प्रतीक था। और हाथ में होगी लाठी। लाठी जो सिर्फ हथियार नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि अब महिलाएं कमजोर नहीं हैं। अब जब भी किसी गांव में अत्याचार होता, गुलाबी साड़ी पहनी महिलाएं वहां पहुंच जाती। पहले समझाती, फिर चेतावनी देती, और अगर फिर भी अत्याचार बंद नहीं होता तो लाठी चलती। धीरे धीरे पूरे इलाके में एक ही नाम गूंजने लगा, गुलाबी गैंग। एक दिन बुंदेलखंड के एक गांव से खबर आई, एक महिला को उसके पति और ससुराल वाले रोज पीटते थे। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। वो रोते हुए संपत पाल के पास पहुंची। उसने कहा, दीदी, अगर आज मदद नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनते ही संपत पाल ने फैसला कर लिया। अगले ही दिन 20 से ज्यादा महिलाएं गुलाबी साड़ी पहनकर उस गांव पहुंच गईं। पूरा गांव देख रहा था। पहली बार इतनी सारी महिलाएं एक साथ खड़ी थीं। वे सीधे उस आदमी के घर पहुंचीं। दरवाजा खटखटाया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, संपत पाल ने सख्त आवाज में कहा, आज के बाद अगर इस महिला पर हाथ उठाया तो याद रखना, गुलाबी गैंग फिर आएगी। लेकिन आदमी ने बात नहीं मानी। उसने बदतमीजी शुरू कर दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही मिनटों में गुलाबी गैंग ने उसे सबक सिखा दिया। लाठी चली और पहली बार गांव में अत्याचारी को सजा मिली। उस दिन के बाद पूरा बुंदेलखंड समझ गया कि अब महिलाओं पर हाथ उठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब वहां मौजूद थी गुलाबी गैंग। पहले एक गांव, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे बुंदेलखंड के हर इलाके में एक ही नाम गूंजने लगा, गुलाबी गैंग। अब लोग डरने लगे थे, क्योंकि जहां भी अन्याय होता वहां गुलाबी साड़ी पहनी महिलाएं पहुंच जाती थीं। घरेलू हिंसा, दहेज, जमीन पर कब्जा, राशन की कालाबाजारी, हर समस्या का सामना गुलाबी गैंग करने लगी। गांव की गरीब महिलाएं अब अकेली नहीं थीं। उन्हें पता था, अगर कोई अत्याचार करेगा तो गुलाबी गैंग उनके साथ खड़ी होगी। कुछ ही सालों में सैकड़ों गांवों की महिलाएं इस आंदोलन से जुड़ गईं और ये एक छोटे समूह से एक बड़े महिला आंदोलन में बदल चुका था। लेकिन हर क्रांति के रास्ते में रुकावटें जरूर आती हैं, और गुलाबी गैंग के रास्ते में भी सबसे बड़ी रुकावट थी सिस्टम। कई बार जब महिलाएं पुलिस स्टेशन जातीं तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती, उन्हें भगा दिया जाता या नजरअंदाज कर दिया जाता। तभी संपत पाल देवी ने एक बड़ा फैसला लिया, अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो हम पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देंगे। एक बार ऐसा ही हुआ। एक महिला की शिकायत पुलिस ने दर्ज नहीं की। अगले दिन दर्जनों गुलाबी साड़ी पहनी महिलाएं थाने पहुंच गईं। नारे लगे, धरना शुरू हुआ और दबाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को मजबूर होकर केस दर्ज करना पड़ा। यह पहली बार था जब गरीब महिलाओं की आवाज इतनी जोर से उठी थी। अब सिस्टम भी समझने लगा था कि गुलाबी गैंग को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। धीरे धीरे गुलाबी गैंग की ताकत बढ़ती गई। अब सिर्फ आम अपराधी ही नहीं, बल्कि नेता और दबंग लोग भी डरने लगे थे, क्योंकि गुलाबी गैंग भ्रष्टाचार के खिलाफ भी खड़ी हो गई थी। राशन की चोरी, सरकारी योजनाओं में घोटाले और गरीबों का हक छीनना, इन सब के खिलाफ आवाज उठाई जाने लगी। कई बार धमकियां मिलीं, हमले की कोशिश हुई, डराने की कोशिश की गई, लेकिन संपत पाल देवी पीछे नहीं हटी। उन्होंने साफ कहा, अगर हम डर गए तो समाज कभी नहीं बदलेगा। और यही हिम्मत गुलाबी गैंग की सबसे बड़ी ताकत बन गई। बुंदेलखंड की धूल भरी गलियों से शुरू हुई ये कहानी अब पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी थी। गुलाबी गैंग अब सिर्फ एक स्थानीय संगठन नहीं रहा था, ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका था। देश विदेश के पत्रकार बुंदेलखंड पहुंचने लगे। मीडिया कैमरे गुलाबी साड़ी पहनी महिलाओं को रिकॉर्ड करने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये महिलाएं कौन हैं जो बिना डर के अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं।
धीरे धीरे पूरी दुनिया में एक नाम गूंजने लगा, संपत पाल देवी। एक साधारण गांव की महिला अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का विषय बन चुकी थी। आज भी बुंदेलखंड की सड़कों पर कभी-कभी गुलाबी साड़ी पहनी महिलाएं दिखाई देती हैं, हाथों में लाठी और आंखों में वही हिम्मत। समय बदल गया है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। संपत पाल देवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक आवाज से शुरू होता है, एक महिला की हिम्मत। हजारों महिलाओं की ताकत बन सकती है, और जब समाज की चुप्पी टूटती है तो क्रांति जन्म लेती है। गुलाबी गैंग सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये एक संदेश है कि अगर अन्याय होगा तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठेगी। और जब महिलाएं उठ खड़ी होती हैं तो इतिहास बदल जाता है, क्योंकि डर खत्म होते ही क्रांति शुरू हो जाती है।